हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर का को राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय हमारा चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आगे। अब जो राजनीतिक सिद्धांत है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी पिछली क्लास में भी, कि राजनीतिक सिद्धांत का जो विषय क्षेत्र है, अपने आप में जो विषय है वो बहुत ही विस्तृत है ना। इसीलिए उसको दो भागों में विद्वानों ने बांटा कि एक परंपरागत उसका दृष्टिकोण और एक आधुनिक दृष्टिकोण, है ना। तो जैसे हम मूल्यों और तथ्यों के आधार पर या लक्ष्यों के आधार पर हम उसको प्रमुखता प्रदान करते हैं। तो इसमें क्या है कि जो जैसे हम कहें कि राज्य की उत्पत्ति, है ना, उसके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, संप्रभुता, कानून, स्वतंत्रता, अधिकार, शासन के प्रकार, शासन के अंग, राज्य के कार्य, राजनीतिक दल, दबाव समूह, है ना, जनमत, व्यक्तिवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ऐसी बहुत सारी राजनीतिक विचारधाराएं हैं ना। जो और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध हम कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इन सब के माध्यम से हम राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, है ना। तो जैसा हमने पहले भी बात की कि इसमें राजनीतिक व्यवहार को समझना है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को समझना है, नौकरशाही को समझना है, व्यवस्था को समझने के लिए वो बहुत सारी चीज़ें पिलर्स के रूप में समझनी पड़ेंगी, है ना। जैसे व्यक्ति का व्यवहार राजनीति में, है ना। व्यवहार, हमारा सबका व्यवहार अलग अलग होता है। या तो हम व्यवहार से प्रभावित करते हैं या व्यवहार से प्रभावित होते हैं, है ना। तो एक विशेष प्रकार का व्यवहार जिसे हम राजनीतिक व्यवहार की संज्ञा दे रहे हैं, उस राजनीतिक व्यवहार से व्यक्ति किस प्रकार से व्यवस्था को प्रभावित करता है, यानी कि समूह में जो व्यक्ति का व्यवहार है वो किस प्रकार का है, प्रशासन में, राजनीति में, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, है ना, विचारधारा के रूप में किस प्रकार से जो व्यवहार है वो प्रभावित करता है ना। और उसी आधार पर राजनीतिक व्यवस्था में किस तरह से शक्ति काम करती है, किस तरह से सत्ता काम करती है, किस तरह से शक्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है, किस तरह से शक्ति को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, किस तरह से प्रक्रियाएं काम करती हैं, है ना। व्यक्ति की क्रिया माने एक्शन, है ना। एक्शन के बाद उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन किस प्रकार से होता है। तो ये सारी चीज़ें समाज का सामान्य वर्ग, समाज का विशेष वर्ग, जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया कि जो अभिजन वर्ग है ना, वो किस तरह से प्रभावित करते हैं। निर्णय की प्रक्रिया कैसे व्यवस्था को प्रभावित करती है, क्योंकि जब भी सत्ता में निर्णय लिए जाते हैं तो निर्णय की प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, न्याय प्रदान करना एक प्रकार से, है ना। जो भी निर्णय सरकार के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा लिए जाते हैं वो कितना न्याय प्रदान करते हैं ना, वो कितने न्यायप्रिय हैं ना, उससे जनता कितनी सेटिस्फाइड होती है, या जनता को कितनी आश्वस्त होती है, कितने प्रतिशत जनता को वो स्वीकृत होता है और कितने प्रतिशत जनता को स्वीकृत नहीं है। वो रेशो उसके परिणाम के, उसके निष्कर्ष के, उसके निर्णय के बाद लिया जाता है ना। तो इस आधार पर हम कहें, जैसे सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, सरकार जो काम करती हैं उसमें न्याय की प्रक्रिया, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं विकास की प्रक्रिया के आधार पर ही काम करती हैं। अब 20वीं शताब्दी में हम कहें कि आधुनिक युग में, है ना, जहाँ हम प्रगति और विकास की बात करते हैं, हर प्रकार के विकास की बात करते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत की जो सिद्धांत निर्माण की जो एक प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि कोई ऐसी यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, कोई ऐसा सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है कि उसी सिद्धांत के आधार पर हम सभी प्रकार की प्रक्रियाओं को समझेंगे, सभी प्रकार के दृष्टिकोण को स्वीकार करेंगे और उसको वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर देंगे। तो ऐसी कोई थ्योरी, ऐसा कोई तकनीक, ऐसी कोई पद्धति विकसित नहीं हुई है ना। तो राजनीति विज्ञान को समझने के लिए जो राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो भी ये देखती हैं कि हमें
उनको दिशा और दशा का जो अध्ययन है, उसकी जो स्टडी है, वो किस प्रकार से करनी है ना। तो इसलिए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में कई बार बहुत सारी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, और जिससे सिद्धांत जो है वो अधूरा रह जाता है, क्योंकि व्यवस्था से उसका कोई संबंध नहीं हो जाता है। कई बार उसमें वैज्ञानिकता नहीं आ पाती है ना। तो क्योंकि राजनीति शास्त्र को समझने के लिए या राजनीति शास्त्र में अध्ययन के लिए और बहुत सारे अप्रोचेज हैं और बहुत सारे उपागम हैं, जिनके या तकनीक हैं जिनके आधार पर हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं, है ना। तो इसलिए राजनीति शास्त्री भी, राजनीतिक वैज्ञानिक भी जो शोध की प्रक्रिया में लगे रहते हैं निरंतर, उनके भी दृष्टिकोण अलग अलग हो जाते हैं कई बार, और वो मूल्यों के आधार पर मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। जैसे डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहाल कहते हैं मूल्यों को स्थान दिया जाना ज़रूरी होता है ना, मूल्यों को छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता है, तो वो मूल्य निरपेक्षता की बात करते हैं। तो इसी तरह से जब हम विज्ञान की बात करते हैं ना, हमें लेबोरेटरी में टेस्ट करनी है कोई चीज़, तो लेबोरेटरी में मूल्यों का कोई स्थान नहीं है ना। एक डॉक्टर अगर पेशेंट के खून को देखकर अगर बेहोश हो जाएगा तो वो रोने लगेगा, या वो तो क्या होगा, मरीज डेथ उसी टेबल पे मर जाएगा, है ना। और वहीं दूसरी ओर वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस मरते हुए मरीज को बचा लेगा। तो यहाँ मूल्यों को कोई स्थान नहीं है ना। तो दो चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का जो एक एरिया है ना, उसका जो क्षेत्र है, वो उसको समझने में और उसके सिद्धांत के निर्माण में, है ना, आधुनिक युग में जो है वो कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं, राजनीति के जो वैज्ञानिक हैं, जो विद्वान हैं ना, वो कई बार इन चीज़ों को मूल्यों को महत्व देते हैं, कई बार मूल्यों को महत्व नहीं देते हैं। और कुछ आलोचक भी इस बात को मानते हैं कि जो व्यवहारवाद जो है वो आधुनिक युग पर बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है, बहुत ज़्यादा उसका जो प्रभाव है वो पड़ गया है ना। इसलिए जो मानवीय व्यवहार है उसको मापा जाए, उसको पद्धतियों के आधार पर उसकी वैज्ञानिकता को तलाश किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा सार्थक चीज़ नहीं होगी। ये कहीं ना कहीं इसके आधार पर वैज्ञानिकता की स्थापना नहीं की जा सकती है। या हम कहें कि जो प्राकृतिक विज्ञान है, उस प्राकृतिक विज्ञान को भी नहीं छोड़ा जा सकता है, और राजनीति विज्ञान कभी भी प्राकृतिक विज्ञानों के समान जो जगह है, जो अपनी स्थान है, वो ग्रहण नहीं कर सकता। तो इसलिए जो सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया है, वो पुरानी अवधारणाओं की जगह जिन नई अवधारणाओं पर को अपनाया गया है, उन पर पूरी तरह से सहमति नहीं है। अब किसी भी व्यवस्था, या हम कहें कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रक्रिया में राजनीतिक व्यवस्था को जब हम पढ़ते हैं, है ना, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में हम राजनीतिक संस्कृति को भी देखते हैं, हम समाजीकरण की प्रक्रिया भी देखते हैं, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया भी देखते हैं। जैसे हम कहें ना कि विकसित देश की राजनीतिक व्यवस्था और विकासशील देश की राजनीतिक व्यवस्था, तो दोनों में अंतर है ना। हम जैसे कह दें, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि भारत का किसान ज़्यादा मेहनती है या अमेरिका का किसान ज़्यादा मेहनती है ना। बट नेचुरल सी बात है कि भारत का किसान ज़्यादा मेहनती है, क्योंकि यहाँ पर ऋतुओं के हिसाब से खेती होती है, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो विकासशील देश की जो व्यवस्था है ना, अभी आप देख रहे होंगे इन दिनों में किसान आंदोलन चल रहा है फॉर एग्जांपल, है ना। तो वो किसान आंदोलन चल रहा है और एक कानून जो बनाया गया है उसका विरोध हो रहा है, ठीक है। अब
इससे हम इसका राजनीतिक व्यवस्था पर क्या असर हो रहा है, इससे सत्तात्मक पक्ष पर जो सत्ता में लोग हैं उस पर क्या हो रहा है, जो विपक्ष में हैं उन पर क्या असर हो रहा है, वो किस तरह से अपना दृष्टिकोण रख रहे हैं, वो किस तरह से अपना विरोध कर रहे हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, राज्य स्तर की पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, वो किस तरह से उसको समर्थन दे रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी वैज्ञानिकता है, ये इसमें इसका सब अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं। इसकी जो इंटरप्रिटेशन है, इसका जो विश्लेषण है, इसका जो एनालिसिस है, वो अलग अलग विशेषज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, विशेषज्ञ भी कर रहे हैं, कानून के विशेषज्ञ भी इसका इंटरप्रिटेशन, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, और सत्ता पक्ष के लोग भी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए लोग भी इसकी व्याख्या कर रहे हैं, मीडिया भी इसकी व्याख्या कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आधुनिक युग है, उस आधुनिक युग में जो राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मगर राजनीतिक सिद्धांत में इन समस्याओं का जो निराकरण है वो राजनीतिक सिद्धांत के विकास की प्रक्रिया से ही संभव हो सकता है। तो इसलिए हैकर ने जो बात कही है कि राजनीतिक सिद्धांत एक राजनीतिक अंतःकरण चाहता है, यह उन लोगों का उद्यम नहीं है जो जिस संसार में रहते हैं उनकी गहराई से परवाह करने में असमर्थ है। ठीक है, तो इंटरनलाइजेशन जो है ना, उसकी जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो राजनीतिक विकास की प्रक्रिया को जब हमें समझना है, मान लीजिए हमें राजनीतिक विकास की प्रक्रिया समझनी है राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के, तो उसे हम उसमें हम क्या चीज़ पहले समझेंगे, हम पहले सामान्य विकास की प्रक्रिया को समझेंगे कि राजनीतिक विकास से पहले विकास क्या है, सामान्य विकास क्या है, समाज का विकास क्या है, और ये राजनीतिक विकास की प्रक्रिया क्या है ना। उसके आधार पर हम उन सब चीज़ों को समझ सकते हैं जो उन सब गतिविधियों से जुड़ी हुई हैं जिनका संबंध राजनीति से है, जिनका संबंध राजनीति में मतलब वो भाषण देना, नेतागिरी करना, वो राजनीति नहीं है। राजनीति से मतलब है उस व्यवस्था की समझ, राजनीति में कौन कब कहाँ और कैसे प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना, वो एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना आगे हम, कौन कब कहाँ और कैसे, व्हाट व्हेन हाउ हु, ये सब। तो वो क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद, और जो राजनीति की जो भावनाएं, उनके विचार और जो लक्ष्य हैं, उनसे युक्त जो गतिविधियां हैं वो व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती हैं। तो अब वो उनमें मूल्य हों या मूल्य ना हो, है ना, वो दोनों ही रूप में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति के लिए और व्यवस्था के लिए काम करते हैं। थैंक यू।